नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा सुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगर सारी चीजें ठीक रहीं तो टनल को साल के आखिर तक में खोल दिया जाएगा। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है 2 धामों को जोड़ने वाला टनल लगभग तैयार। आपको बता दें कि इस सुरंग के चालू होने से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच ऑल वेदर रोड तैयार हो जाएगी। इतना ही नहीं, दोनों धामों के बीच की दूरी भी करीब 26 किलोमीटर घट जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रहा सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का काम अब आखिरी दौर में है। फिलहाल सुरंग के भीतर फेंसिंग और लाइनिंग का कार्य चल रहा है और इस काम के इस साल सितंबर महीने में पूरा हो जाने की उम्मीद है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक इस सुरंग से आवाजाही शुरू हो जाएगी। सुरंग के पूरा होने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी करीब 26 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे चारधाम यात्रा और स्थानीय आवागमन कहीं अधिक सुगम हो सकेगा। इस सुरंग से सिलक्यारा से बड़कोट तक के सफर का समय भी घटकर महज 15 मिनट रह जाएगा, जिससे अभी पूरा करने में 1.5 घंटे लगते हैं। यही वह सुरंग है जहां 12 नवंबर 2023 को निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 41 मजदूर भीतर फंस गए थे। यहां चले 17 दिनों तक रेस्क्यू अभियान के बाद सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, जिसने पूरे देश का ध्यान इस परियोजना की ओर खींचा था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिलक्यारा टनल के पास। ये वही टनल है जिस टनल में विगत 12 नवंबर सन 2023 को 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद 17 दिनों के बाद सकुशल बाहर निकाला जा सका। और इस टनल का जो काम है वो लगातार जारी है। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग पोलगांव से सिलक्यारा की ओर खुलेगी। इस परियोजना के पूरा होने से इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन और संसाधनों की भी बड़ी बचत होगी। इस परियोजना के तहत सुरंग में आने और जाने दोनों तरफ के लिए अलग से लेन तैयार की गई है। इसके लिए सुरंग को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है सड़क का ये निर्माण कार्य चल रहा है और सड़क के साथ साथ फेंसिंग वर्क, लाइनिंग वर्क, डिवाटरिंग इत्यादि सब कुछ यहाँ पर जो है लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। आप ये देख सकते हैं अभी चूंकि ये जो गड्ढे जो हुए हैं इस पर पानी भरा हुआ है। ये पानी जब डिवाटरिंग यहाँ पर हो जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर कंक्रीटिंग होगी। कंक्रीटिंग के साथ साथ ये आवाजाही के लायक ये बन सकेगा। सिलक्यारा पोलगांव सुरंग परियोजना का निर्माण वर्ष 2018 में 1384 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था, लेकिन बीच में हादसे के बाद सुरंग निर्माण कार्य कुछ समय के लिए ठप हो गया था। वर्ष 2024 के मध्य में सुरंग के भीतर जमा मलबा हटाए जाने के बाद दोबारा 30 निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जहाँ पे कीचड़ है, पानी ज्यादा है, उस वजह से कल बर्फ भी पड़ी तो उसका पानी भी रास्ते में आगे से मैं देख रहा था आ रहा था। तो अभी ट्रैफिक के लिए तो नहीं है, परंतु जो वहाँ बड़ी गाड़ियाँ मशीन जो काम कर रही हैं जिसमें आपका वॉल का स्ट्रेंथनिंग का काम मेन है, तो वो काम वहाँ गतिमान है। तो उनका ये कहना है कि सितंबर 26 तक जो सिविल वर्क हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक और कुछ हाइड्रो रिलेटेड वर्क हैं उनको पूरा करेंगे वो। तो इस साल के एंड तक उम्मीद है कि ये जो हमारा सिलक्यारा टनल है वो सुचारू हो। सुरंग के बन जाने से चारधाम यात्रा के दौरान तथा बर्फबारी के समय यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी सड़क सक्रिय होने के कारण चारधाम यात्रा सीजन में इस इलाके में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। बर्फबारी के दौरान भी यह मार्ग कई दिनों तक बंद हो जाता है। सुरंग के शुरू होने से इन समस्याओं से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है। ये वाली जो वॉल है इसके बगल में भी जो है सुरंग का आधा पार्ट है, यानी कि एक सड़क उस तरफ से भी जाएगी और एक सड़क ये जहां पर हम खड़े हैं ये पूरी तरह से इसमें जो है कंक्रीटिंग हो चुकी है, पेस्टिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर के इसको प्रोटेक्ट किया जा चुका है। अब फेंसिंग का वर्क और साथ में जो लाइनिंग का वर्क है, डिवाटरिंग है, ये तमाम सड़क का निर्माण, इन तमाम कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है।
इस सुरंग के पूरा होने से उत्तरकाशी के लोगों को भी काफी सुविधा होगी, इसलिए इस सुरंग का काम पूरा होने का सभी को इंतजार है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों की रौनक एक बार फिर से लौटा दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी बेहिसाब हो रही है और इस भव्य नज़ारे को यादों में कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो है पहाड़ों पर पर्यटकों में बर्फ की खुशी। आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कोई ऐसी पहाड़ी ऐसा जिला नहीं है जहां पर जमकर बर्फबारी ना हो रही हो। मनाली में हर तरफ बर्फ की श्वेत चादर बिछी है तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में भी 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली का नजारा दिल खुश कर देने वाला है। मनाली समेत आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी खुशी सैलानियों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। कई पर्यटकों के लिए लाइव बर्फबारी देखना भी यादगार बन गया। देख सकते हैं कि काफी जो टूरिस्ट हैं वो पूरे इलाके में अभी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बहुत गुड फील कर रहे हैं हम, मतलब बहुत एक्साइटेड है हम नहीं बता सकता हमको कितनी खुशी है। पहली बार ही लाइव स्नोफॉल देखने को मिले। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ और पहले तो ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे को लाइव स्नोफॉल देखने को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ मैं। तो टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन मजा फुल आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा। मनाली की ठंडी हवाओं से शुरू होता ये सफर रोहतांग और अटल टनल पार कर पहुंचता है हिमालय की सबसे खूबसूरत वादियों तक। गुलमर्ग की सफेद ढलानें, सोनमर्ग की जमी जन्नत और फिर डोडा घाटी जहां सन्नाटा भी सुकून दे रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में तो इतनी बर्फबारी हुई कि यहाँ की तस्वीर ही बदल गई। हर जगह बर्फ ने कब्जा कर लिया है। पेड़ों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। देखने में तो यहाँ का नजारा खूबसूरत लग रहा है। कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का नजारा लगभग एक जैसा है। और उत्तराखंड में लंबे समय के बाद बर्फबारी हुई तो यहाँ स्थानीय लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खुशी के इस माहौल में बर्फबारी के बीच लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल और इसकी रिजॉर्ट औली में बर्फ की चादर बिछी है। हर किसी को इस बर्फबारी का इंतजार था और अब यहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। चाहे पर्यटन कारोबारी हो या फिर औली आने वाले पर्यटक, हर कोई बर्फबारी से खुश है। सही तमाम ऊंचाई वाली जगहों की हम बात करें, तमाम बादल लगे हुए हैं, ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी हो रही है। औली की बात करें, यहाँ पे पर्यटकों का इस समय तांता लगा हुआ है। सुबह से ही पर्यटक पहुंचने लगे हैं क्योंकि लाइव स्नोफॉल हर कोई देखना इस समय औली पहुंच रहा है। हालांकि रास्तों में जबरदस्त बर्फ है, रास्तों में चलना इस समय 4x4 गाड़ियों के अलावा अन्य गाड़ियां जा नहीं पा रही हैं। उत्तराखंड में सबसे भव्य नजारा केदार घाटी का है, जहां बर्फ की सफेद चादर ओढ़े भगवान भोलेनाथ का धाम और भी भव्य दिव्य नजर आ रहा है। आसमान से गिरते सफेद फाहे मानो महादेव का दिव्य श्रृंगार कर रहे हों। हर बर्फ का कण भोलेनाथ के चरणों में अर्पित पुष्प सा लग रहा है। केदार धाम का ये दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है। बर्फबारी का ऐसा ही भव्य नजारा बद्रीनाथ धाम का है, जहां पूरी घाटी बर्फ से लकदक है। हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी जारी है। भले अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद हों, लेकिन बर्फ में ढके धाम की तस्वीर देखते ही बन रही है। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता भी बर्फ से लदा है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक 12 किलोमीटर तक केवल और केवल बर्फ है। बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब या फिर हनुमान चट्टी से आगे पूरा जो बद्रीनाथ तक जाने वाला जो मार्ग है वो जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ गया है। वहीं औली में लगातार पर्यटक आ रहे हैं, बर्फ आ रही है,
झमाझम, मतलब इस समय बर्फ जो औली में आ रही है वो चाहे स्थानीय कारोबारी हैं या फिर खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये हर किसी की मुराद इस बार पूरी हो रही है। क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही ज़बरदस्त बर्फबारी हुई थी, वहीं कल मंगलवार से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, वो अभी भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में ज्यादातर ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। टिहरी में रात से ही लगातार बारिश ने जिंदगी को जमा दिया है। ऊंचाई वाले इलाके जहां बर्फबारी से 2-4 हैं, वहीं निचले इलाके में बादल रुक रुक कर बरस रहे हैं। यहां के चिरबिटिया, गंगी, के मुंडा खाल समेत तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज 2 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है और पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी और बारिश मैदानी इलाकों में भी शीतलहर के साथ मौसम में बदलाव ला रही है। श्रीनगर से अशरफ वाणी, मनाली से मनविंदर अरोड़ा, चमोली से कमल नयन, रुद्रप्रयाग से प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बागपत के गौरीपुर चौराहा पर बेटियों का संदेश गूंज रहा है। दरअसल यहां पर प्रशासन ने एक स्टैचू बनाया है जिसमें किताबों के ऊपर एक बेटी बैठी हुई है और उसके हाथों में संविधान है। यह स्टैचू सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है लाडली चौराहा बात बेटियों की। देखिए, जहां अब तक गाड़ियों का शोर और ट्रैफिक की जल्दबाजी थी, वहीं बागपत के गौरीपुर चौराहे पर अब बेटियों की ताकत, शिक्षा और संविधान की रोशनी खड़ी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी को जोड़ने वाले इस अहम चौराहे पर स्थापित लाडली चौराहा के स्टैचू सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिंदा पहचान बनकर उभरी है। किताबों के ढेर पर बैठी बेटी और हाथ में संविधान लिए ये स्टैचू जेंडर रेशियो, शिक्षा और समान अधिकारों को लेकर समाज को जागरूक करेगी। सरकार का संदेश साफ है, बेटी भविष्य है और उसका सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा और संविधान। अब तक गौरीपुर चौराहा के नाम से मशहूर ये जगह लाडली चौराहा नाम से बागपत की नई पहचान के रूप में उभरा है। बागपत में जेंडर रेशियो के दृष्टिगत हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्कल्पचर गौरीपुर चौराहे पे स्थापित किया है और उसमें जो किताबों का स्टैक है जिस पे एक बेटी बैठी हुई है और वो संविधान जो किताब है वो उसको पढ़ रही है। तो ये बस एक सिंबॉलिक वो है अवेयरनेस फैलाने के लिए जनपद में और समाज में। पीलीभीत में नगर पालिका परिषद ने एक काइट फेस्टिवल का आयोजन किया। इस आयोजन को नगर पालिका परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए किया था, जिसमें जिला के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है पतंगों के जरिए स्वच्छता की उड़ान। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत शहर मंगलवार को बंद रहता है, इसलिए पीलीभीत नगर पालिका परिषद ने इस दिन का उपयोग करते हुए काइट फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था, इसलिए पतंगों पर स्कूल के बच्चों के द्वारा स्लोगन लिखे गए थे। इस आयोजन में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। इस मौके पर हजारों पतंगे आसमान में उड़ती दिखाई दे रही थी। पतंगों पर स्लोगन के जरिए लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए अपील की गई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था खुद भी पतंग और चरखी के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर यहाँ पर आई थी। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि स्वच्छता का संदेश घर घर पहुंचे, इसलिए हर पतंग पर स्वच्छता का संदेश लिखा गया था, जिससे पतंग कट कर कहीं जाए तो पतंग सफाई का संदेश दे और इस नगर पालिका को स्वच्छ बनाने में सहयोग करे। इसका उद्देश्य 2 थे। एक तो बसंत पंचमी, जो कि हाल ही में बसंत पंचमी हुई थी, तो हम लोग ने उस समय प्लान किया कि कुछ बसंत पंचमी में पतंग का प्रोग्राम एक काइट फेस्टिवल के रूप में यहाँ पे किया जाए और उस पे हमने कहा जब पतंग का कार्यक्रम कर ही रहे हैं तो एक स्वच्छता का संदेश पूरे शहर में जाना चाहिए। तो हर पतंग में हमने स्वच्छ पीलीभीत, सुंदर पीलीभीत, ये स्वच्छता का संदेश वाली पतंगे नगर पालिका ने बनवाई। आप देख सकते हैं जो हमने चरखियाँ भी बनवाई वो भी हमने अलग अलग रंगों की बनवाई और चाइनीज़ मांझे को इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ सद्दी का उपयोग किया। और इस तरह से जब भी ये पतंग आसमान में उड़े और कहीं भी जाए तो सिर्फ स्वच्छता का संदेश जाए। पूरे शहर को आमंत्रित किया कि यहाँ पे आएँ, अपनी स्वच्छता की पतंग उड़ाएं और इस नगर पालिका को, इस नगर को स्वच्छ बनाने के लिए सहयोग करें।
नालंदा में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में एक टीम की कप्तानी एक लड़की कर रही है और खास बात यह है कि ये टीम पूरी तरह से लड़कों की है, यानी 10 लड़कों की टीम की कप्तान एक महिला है। ऐसे में हमारी गुड न्यूज नंबर 5 यानी कि 5वीं गुड न्यूज हमारी है, लड़कों की क्रिकेट टीम लड़की कप्तान। जी हाँ, देखिए नालंदा के परबलपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें JBKNSS परबलपुर की टीम भी शामिल है। इस टीम की कप्तानी कर रही है सलोनी कुमारी। सलोनी के टीम में उनके अलावा सभी लड़के खेल रहे हैं। सलोनी की कप्तानी में उनकी टीम ने अब तक तीनों लीग मैच जीते हैं और वो टॉप पर हैं। सलोनी के पिता की परबलपुर में चिकन की दुकान है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी सलोनी के पिता सलोनी को पटना में ट्रेनिंग दिला रहे हैं। सलोनी ने अपनी प्रतिभा और संघर्ष की बदौलत क्रिकेट की नई इबारत लिख दी है। 11वीं की छात्रा सलोनी का सपना टीम इंडिया की जर्सी पहनना है। सलोनी का लक्ष्य NCA में जाना और इंडिया के लिए खेलना है। फिलहाल सलोनी बिहार की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के सदस्य है और सलोनी का सपना है कि उसे 2026 में भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल सके। हम संदेश एक चीज देना चाहते हैं सभी गार्जियन को कि जैसे मेरे माता पिता ने अभी मेरे को जो छूट दिया था खेलने के लिए भैया लोग के साथ, तो आज हम यहाँ स्टेट के लिए खेल रहे हैं। तो वही हम सब गार्जियन से एक चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी बेटी या बेटे कोई भी रहे, ज्यादा करके बेटी अगर रहे तो उन्हें आप जितना आगे बढ़ा सके कुछ चीज में, खेलने में, पढ़ने में कभी भी पीछे रोकना नहीं है। कि आज के इस माहौल में माने लड़का और लड़की में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इनको यहाँ खेल करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये खुशखबरी की बात ये है कि ये अपने बिहार के अंडर 19 की जो महिला टीम खेलती है उसमें भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। ये टूर्नामेंट लड़कों का ना है यहाँ? ये टूर्नामेंट जो है लड़कों का है। ये टूर्नामेंट में जितने सारे टीमें खेल रही है उस सारी टीमों में सभी के सभी लड़के हैं। सिर्फ ये जो है एक लड़की है और लड़की होने के बावजूद भी ये अपने टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है। धर्मनगरी काशी में मंगलवार के दिन एक अनोखे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वेद पाठी बटुक पारंपरिक वेशभूषा के साथ क्रिकेट मैदान पर खेलते नजर आए। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 6ठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। धोती कुर्ते में क्रिकेट, संस्कृत में कमेंट्री। जी हाँ, वाराणसी में संस्कृत और वेद की शिक्षा लेने वाले वेद पाठी छात्रों ने जय नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में अपनी क्रिकेट प्रतिभा का पूरा परिचय दिया। क्रिकेट खेलते इन छात्रों की पोशाक तो चर्चा में रही ही, संस्कृत में की गई क्रिकेट की कमेंट्री ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। बदन पर धोती कुर्ता और माथे पर त्रिपुंड, पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट का रोमांच। धर्मनगरी काशी में मंगलवार के दिन एक अनोखे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वेद पाठी बकुट पारंपरिक वेशभूषा के साथ क्रिकेट मैदान पर खेलते नजर आए। संस्कृति और वेद की शिक्षा लेने वाले वेद पाठी छात्रों ने जय नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में अपने क्रिकेट प्रतिभा का पूरा परिचय दिया और खूब चौके छक्के मारे। मैच के दौरान पूरा मैदान जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु संस्कृतम से गूंजता रहा। क्रिकेट खेलते इन छात्रों की पोशाक तो चर्चा में रही। संस्कृत में की गई क्रिकेट कमेंट्री ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस संस्कृत कमेंट्री की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में 2022 में भी कर चुके हैं। क्रिकेट का खेल भले ही जेंटलमैन खेल कहा जाता हो या फिर इसे अंग्रेजों का खेल कहा जाता हो, लेकिन धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में इसे खेलने का अपना ही अनूठा तरीका है, जहां पर शिखाधारी बटुक पूरे पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान पर पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट खेल रहे इन छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। वो सभी धोती कुर्ता में पारंपरिक वेशभूषा में। इनका कहना है कि संस्कृत भाषा में निपुण ये छात्र किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं। में ये नहीं है कि हम लोग बस वेद पढ़ते हैं तो हम लोग बस पूजा पाठ कर्मकांड यही सब के लिए हैं। हम लोग को मौका मिले तो हम लोग और अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। बीते 15 सालों से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है, जिसमें वेद पाठी बटुक क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। शुरू में तो इस आयोजन में मुश्किलें आईं, लेकिन अब साल में एक बार इस प्रतियोगिता का आयोजन जरूर किया जाता है। थोड़ी सी असुविधा हुई, लेकिन उनका उत्साह वर्धन मैं करता रहा। लगातार 20-22 वर्षों से ये मैं आयोजन कर रहा हूँ और इससे अब मुझे देखने को ये मिल रहा है कि तमाम विद्यालयों के लोग
यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। क्रिकेट का ये वैदिक अवतार हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे आयोजन से दर्शकों को न केवल क्रिकेट का रोमांच मिलेगा, बल्कि संस्कृत भाषा से जुड़ने, उसे समझने का भी अवसर मिल सकेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था की नगरी प्रयागराज में संगम की पावन रेती पर माघ मेले के अनोखे और दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आस्था सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि हर अनुष्ठान, हर मंत्र और हर परंपरा में महसूस की जा सकती है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है माघ मेले में आस्था और शिक्षा का संगम। देखिए, सूरज की पहली किरण के साथ संगम तट पर चहल पहल बढ़ जाती है। ठंडे जल में आस्था की डुबकी के साथ हर हर गंगे के जयकारे सुनाई देते हैं और हर तरफ आध्यात्मिक माहौल देखने के लिए मिलता है। यज्ञ, मंत्र, उपचार, पूजा पाठ का केंद्र है माघ मेला। संगम नगरी में हर ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है माघ मेला। ये वो मेला है जहां समागम ही नहीं, संस्कृति, आस्था और ज्ञान का संगम भी है। प्रयागराज में संगम किनारे लगा माघ मेला आस्था, संस्कृति और भक्ति के तमाम रंग समेटे हुए है। यहाँ कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं। साधु संत श्रद्धालुओं को जीवन दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं। इसी के साथ संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में आस्था और शिक्षा का संगम देखने को मिल रहा है। माघ मेले में वेद विद्यालय खोला गया है, जहां से निरंतर वेद मंत्र गूंजते रहते हैं। माघ मेले में खोला गया इस तरह का एकमात्र स्कूल है जिसमें पढ़ने वाले छात्रों को सनातन संस्कृति को काफी करीब से जानने का मौका मिल रहा है। और जब ये संस्कृत स्कूल के छात्र गीता पाठ, स्तोत्र या वेद पाठ करते हैं तो श्रद्धालु उनके शिविर की तरफ खींचे चले जाते हैं। माघ मेले में आस्था की ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं, कहीं छात्र तो कहीं साधु तो कहीं जवान इस पवित्र भूमि पर पूजा पाठ कर रहे हैं। दरअसल माघ मेले में सेना की ओर से भी 6 दशकों से गंगा पूजन की परंपरा चली आ रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज में सेना की ओर से गंगा पूजा की गई और गंगा मां को ध्वज निशान अर्पित किया गया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये परंपरा 1960 के दशक से चली आ रही है। इस पूजा के जरिए ये कामना की जाती है कि प्रयागराज का आयुध भंडार हमेशा सुरक्षित रहे। ये बहुत सालों से चली आ रही एक ट्रेडिशन का पार्ट है, जिसके तहत एक यात्रा निकलती है माघ के समय में ओडी फोर्ट से लेके गंगा नदी पे, और गंगा जी पे आके गंगा जी की पूजा की जाती है। इस समय हम गंगा जी पे आते हैं और जब पानी का वेग बहुत ज़्यादा होता है तो गंगा जी ओडी फोर्ट के पास लेटे हुए हनुमान जी तक आती हैं। ये सालों साल से चली आई एक ट्रेडिशन है जिसको हम लोग पूरे तन मन के साथ में, सारे डिफेंस सिविलियंस का जो भाग्य है उसके साथ में इसको हम सजन करा। माघ के रंग अनोखे हैं। यहाँ कोई आस्था, कोई पूजा पाठ के जरिए इजहार कर रहा है तो कोई रक्तदान के जरिए। जी हाँ, संगम नगरी में इन दिनों 113 बार रक्तदान कर शतक पूरा कर चुके डॉक्टर राजीव श्रद्धालुओं को रक्तदान के महत्व, फायदों और लाभ बता रहे हैं, जिससे लोगों में रक्तदान को लेकर जागरूकता बढ़े। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।